हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन, जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है, जो हम लोग लास्ट कुछ दिनों से डिस्कस कर रहे थे। टॉपिक क्या था हम लोग का? फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और साथ में आप लोगों ने एक कॉमन डाउट पूछा है, या कहें तो कुछ लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड एक डाउट क्रिएट हुआ है कि सर जब हम चार्ज पार्टिकल का मोशन डील करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ग्रेविटी फोर्स को इग्नोर कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को इग्नोर कर रहे हैं, ये क्यों? तो इसको भी हम डील करने जा रहे हैं एक क्वेश्चन के थ्रू ही, और वो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही। आपको क्लियर हो जाएगा वहां से। क्लियर? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड उसको आज डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पल का है, और इसी क्वेश्चन से आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा क्यों हम ग्रेविटी फोर्स को हम लोग निगलेक्ट करते हैं जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल का मोशन लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में आप एक सर्टेन डिस्टेंस तक मूव करवाते हो, तो दोनों केस में जो टाइम का कैलकुलेशन होगा, टाइम आएगा, उसको कंपेयर करो। जैसे कि क्वेश्चन आप पढ़ो, कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू द डिस्टेंस। आप स्टेप वाइज नोट करते चलो। हम लोग पहले इलेक्ट्रॉन के लिए लेने जा रहे हैं। ये हमने डायग्राम किसके लिए पहले ही बनाया है? इलेक्ट्रॉन के लिए। कह रहा है इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 1.5 सेंटीमीटर। 1.5, और इसको आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो तो इतना हो जाएगा। इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ गिवन है वो है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। when इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स। अब कहा जा रहा है ये इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर दो। कैसे रिवर्स होगा? तो यहाँ पर देखिए हम लोग दो प्लेट ले रहे हैं, एक पर नेगेटिव चार्ज है और एक पर पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, तो फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये जो प्लेट था उस प्लेट को आप रिवर्स कर दो। अब ये पॉजिटिव चार्ज वाला प्लेट यहाँ था, अभी रिवर्स करके ऊपर ले आओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स कर जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा? डाउनवर्ड। लेकिन इसका स्ट्रेंथ अभी भी वही है जो कि वहां पे आपने रखा था, इतना ही है। क्वेश्चन क्या है कि रिवर्स कर रहा है। प्रोटॉन फॉल थ्रू द सेम डिस्टेंस, और प्रोटॉन को भी हम लोग सेम डिस्टेंस से फॉल करवाते हैं। तो यहां पर हम लोग कंडीशन इलेक्ट्रॉन के लिए लिए गए इधर, और इधर हम लोग किसके लेने जा रहे हैं? फॉर प्रोटॉन। अब प्रोटॉन भी सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यानी एसपी ले रहे हैं, यहाँ पे एसई लिए हैं। सेम डिस्टेंस कितना? 1.5 × 10⁻² मीटर। और सेम इलेक्ट्रिक फील्ड यानी 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। स्ट्रेंथ वाइज सेम है, डायरेक्शन क्या कर रहा है? रिवर्स कर रहा है। तो यहां पर ये कुछ टाइम लेगा, यहां से यहां तक आने में कुछ डिस्टेंस कवर, ये डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, यहां पर भी प्रोटॉन इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कुछ टाइम लेगा। अब यह क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है कि इस टाइम को आप कंपेयर करो। यहां पर दोनों जगह कंपेयर द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस। और फिर कह रहा है इस सिचुएशन, ये जो टाइम आ रहा है उसको, इस सिचुएशन को किससे रिलेट करो आप? ग्रेविटी से। तो देखते हैं हम लोग ग्रेविटी से। अब यहां से आपको टाइम निकालना है, तो टाइम कैसे निकालोगे? याद करो मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी में कोई बॉडी को हम लोग h हाइट से फॉल करवाते थे, तो यहां पर हम लोग टाइम h डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना लेता था, कैसे निकालते थे? याद करो u0, यहां पर एक्सीलरेशन हम लोग g लेते थे, और ये फॉर्मूला यूज कर लेते थे s = ut + ½ at²। तो ये हाइट तो h ट्रेवल किया, इनिशियल स्पीड 0 और ½ gt²। अब इसको देखो, अब 2 को इधर ले आओ और फिर g को, तो t का फॉर्मूला आता था क्या? 2h/g √। तो यहां से हम लोग को ये पता है फॉर्मूला, यही सेम फॉर्मूला यहां भी अप्लाई होगा। यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये डिस्टेंस किस फोर्स की वजह से? तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा है। यहां पे हम लोग ग्रेविटी फोर्स को निगलेक्ट कर रहे हैं, क्यों? तो ये इसी क्वेश्चन के बाद वाले पार्ट में हम लोग को ये क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर
ये इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, तो हम लोग पिछला पोर्शन में ये डिस्कस किए थे, पढ़े थे कि किसी भी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स का डायरेक्शन उसके चार्ज के नेचर पे डिपेंड करता है। अगर इलेक्ट्रॉन देखें तो इस पे निगेटिव चार्ज है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा इस इलेक्ट्रॉन पे। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये डिस्टेंस किस वजह से, तो इसी फोर्स की वजह से। अगर यहां पर हम लोग ग्रेविटी फोर्स को निग्लेक्ट कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं रहता तब क्या होता। ऐसे सोचो कि यहां पर पेन पे कोई चार्ज नहीं है और यहां पे ग्रेविटी फोर्स भी नहीं हो, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं हो, तो ये क्या होगा, पेन हवा में हैंग हो जाएगा। तो यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फोर्स भी नहीं होता तो ये हैंग रहता, यहीं पे रहता। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स है तो नीचे आ रहा है, क्योंकि हम तो ग्रेविटी फोर्स को निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो केवल इलेक्ट्रिक फोर्स ही काम कर रहा है, तो यही इलेक्ट्रिक फोर्स इसको इधर नीचे लेके आ रहा है। सेम सिचुएशन यहां भी है, यहां पर प्रोटॉन पॉजिटिव नेचर का इस पे चार्ज होता है, तो प्रोटॉन पे फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में नीचे की ओर, तो यहां पे भी फोर्स नीचे की ओर लगेगा। अब यही फोर्स तो इसको नीचे लाएगा और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कराएगा ये, तो ठीक है, हमको ये पता चला ये फोर्स कौन है जो कि इसको ड्रैग करके नीचे ला रहा है, तो वो है इलेक्ट्रिक फोर्स। अब जब आप इस फार्मूला को यूज करोगे यहां के लिए और यहां के लिए, तो उस फार्मूला में हमको क्या चाहिए, यहां पर तो ग्रेविटी फोर्स होता था, तो ग्रेविटी फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन, इसको हम लोग नाम क्या देते थे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहां पर भी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रॉन में, और ये एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस करेगा, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे वो और डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली इस फार्मूला का यूज करो जो अभी नहीं आपने देखा था उस फार्मूला। 2h है तो h की जगह हम क्या लेने जा रहे हैं, SE डिवाइडेड बाई G अंडर रूट, तो G की जगह यहां पे क्या आ जाएगा, AE। अब आप 2SE और AE का वैल्यू डालो तो E डिवाइडेड बाई ME आ जाएगा। इसी को हम ऊपर कर लेते हैं, ये SE यानी डिस्टेंस ट्रेवल बाई इलेक्ट्रॉन, ME, इस M को हम ऊपर लेके चले गए अंडर रूट। अभी सारा डेटा सब्स्टिट्यूट करो आप, तो सारा डेटा सब्स्टिट्यूट करो तो देखो क्या आ रहा है वैल्यू, 2 इंटू SE का वैल्यू कितना था, 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और 2 इंटू 10 टू द पावर 4 अंडर रूट। अब ये कैलकुलेट करो आप इसको आप कैलकुलेट करो। जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो ये अप्रॉक्स में वैल्यू आपको आ जाएगा 2.9 इंटू 10 टू द पावर -9 सेकेंड। ये आप कैलकुलेट करके देखो, आपको ये वैल्यू आ जाएगा। क्लियर। अच्छा, हम लोग इस पार्ट पे भी आते हैं, अब इस पार्ट पे भी आते हैं, बाद में आते हैं। पहले हम लोग को टाइम ये कैलकुलेट होगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन हम लोग को यही कहा जा रहा है कि टाइम को आप कंपेयर करो, कंपेयर टाइम फॉर इन ईच केस। तो हमने टाइम कैलकुलेट किया। अब उसी तरह से इस केस के लिए आप निकालो। अब यहां पर भी हम लोग को प्रोटॉन को फॉल करने में जो टाइम लगेगा, तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया प्रोटॉन वो डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, जैसे हमने यहां पे फॉर्मूला यूज किया है, यहां पर भी वही। तो यहां पर जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है प्रोटॉन वो तो इलेक्ट्रॉन जैसा ही इक्वल ही है ये डिस्टेंस। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन निकालोगे तो यहां पर भी एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन प्रोटॉन डिवाइडेड बाई मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये फोर्स जो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड और मास ऑफ प्रोटॉन। यहां पर फिर से सब्स्टिट्यूट करो, हम एक स्टेप यहां पे ही लिख देते हैं आपको। तो आप जब इस वैल्यू को इसके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे यहां से, तो क्या आ जाएगा, सिमिलर वहां जैसा ही है, ये मास ऑफ प्रोटॉन और डिवाइडेड बाई ये कुछ वैसा ही है। तो आप यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन कितना 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 डिवाइडेड बाई
1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और 2 इंटू 10 टू द पावर 4 अंडर रूट। अब इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करो, आप सारे डाटा का यूज करके इस वैल्यू को कैलकुलेट करो। ये आ जाएगा 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 सेकेंड। यहां पर 10 टू द पावर माइनस 9 और वहां पे 10 टू द पावर 7 सेकेंड। चलो, तो यहां से बस इसको मिटाने जा रहे हैं। अब देखो यहां पर एक चीज, यहां पर जो टाइम लगा और यहां पे जो टाइम लगा, अब उसको देखो, कंपेयर करो या आप रेशियो निकालो। जो इलेक्ट्रॉन को टाइम लगा और डिवाइडेड बाय प्रोटॉन को टाइम लगा, अब उस दोनों का रेशियो लो, 2.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 और डिवाइडेड बाय 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। अब इसको सॉल्व करो, ये 2.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 आ जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि सेम स्ट्रेंथ का है दोनों जगह, सेम डिस्टेंस दोनों ट्रेवल कर रहा है, तो टाइम किसको ज्यादा लग रहा है, इलेक्ट्रॉन को या प्रोटॉन को? इलेक्ट्रॉन को या प्रोटॉन को? तो हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन को कम टाइम लग रहा है और प्रोटॉन को ज्यादा टाइम लग रहा है। इसका क्या मीनिंग है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूव करता है, तो जो डिस्टेंस ट्रैवल करने में टाइम लगता है वो टाइम ग्रेटर होगा अगर चार्ज पार्टिकल का मास ज्यादा होगा। यानी इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन के मास को कंपेयर करें तो प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है, देखो यहां पे 1.6 है, और इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है। तो हम क्या देख रहे हैं, अगर मास चार्ज पार्टिकल का बढ़ रहा है तो टाइम जो लग रहा है वो ज्यादा है। यानी मास वैल्यू आप इंक्रीज करते हो तो यहां पर टाइम जो हो रहा है, लग रहा है सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, वो ज्यादा है। इसका क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल का मास अलग अलग है तो सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करने में, सर्टेन इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम जो लेगा वो अलग अलग लेगा। और किसका टाइम ज्यादा होगा, तो जिसका मास ज्यादा होगा। क्लियर? ये तो क्लियर है। तो यहां पे हमको ये पता चला, ये तो कह रहा है कि कंपेयर करने के लिए, तो कंपेयर करके तो ये आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये ऐसा कुछ आ रहा है। इट मीन्स हमको ये पता चला कि प्रोटॉन जो है वो ज्यादा टाइम लेगा, इलेक्ट्रॉन कम टाइम ले रहा है। तो प्रोटॉन ज्यादा टाइम लेगा, इसका वजह क्या है, प्रोटॉन का मास ज्यादा है। तो हमको कंक्लूजन क्या निकला, हमें क्या याद रखना है यहां से कि इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंट चार्ज पार्टिकल जब मूव करेगा और इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो टाइम जो है सबका, टाइम टेकिंग उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में इक्वल नहीं होगा। अगर मास हैवियर है तो उसका टाइम ज्यादा होगा, अगर मास कम है तो उसका टाइम कम लगेगा। लेकिन कह रहा है कि इसी चीज को आप मोशन, जो ग्रेविटी फोर्स है उसके रिस्पेक्ट में देखो, या मोशन अंडर ग्रेविटी में। तो याद करो, मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोग पढ़ा था कि किसी भी मास का बॉडी सेम हाइट से गिराने पर, मानो कि ये 10 केजी होता था और ये 2 केजी, अगर दोनों को सेम हाइट ऐसे गिराते थे तो जितना टाइम ये लेता था उतना ही टाइम दोनों सेम टाइम पे फॉल करता था अर्थ सरफेस पे। आप याद करो। और मोशन अंडर ग्रेविटी का जो नोट्स है आप उसमें जाके देखो, वहां पे नोट करके लिखा हुआ है कि यहां पर दोनों के लिए टाइम क्या होता था, इक्वल होता था। लेकिन यहां पे टाइम दोनों के लिए इक्वल नहीं है। यहां पर तो इक्वल है, इस दोनों केस में नहीं। ये किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है। जिसका ज्यादा मास उसका टाइम ज्यादा। कैसे? तो देखो ना, टाइम डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे टाइम डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मास ज्यादा करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। क्लियर? ये तो क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब पहले इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। यहीं पर मैं कुछ पोर्शन को मिटा करके और दूसरे पोर्शन को डील करने जा रहा हूं।
ओके, अब हम इसी क्वेश्चन को रेफरेंस लेके एक पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे इस सिचुएशन में हमने लिखा था कि आप एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो, तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था। अब यहां पे सारा डेटा आप सब्स्टिट्यूट करो, 2 इंटू 10⁴ था और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 9.1 इंटू 10⁻31। अब इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करो, ये कैलकुलेट करो तो ये आपको ये वैल्यू अप्रॉक्स में आ जाएगा, ये 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसके लिए है? इलेक्ट्रॉन के लिए। अब यहां पे प्रोटॉन के लिए कैलकुलेट करो, तो प्रोटॉन के लिए फोर्स प्रोटॉन पे जो होगा वो डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन, ये फिर 1.6 इंटू 10⁻19, 2 इंटू 10⁴ और 1.67 इंटू 10⁻31। अब ये आप कैलकुलेट करो, ये आ जाएगा 1.92 और 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो, अगर हम लोग इस फील्ड में इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन देखें तो ये कितना है, ये 10 अप्रॉक्स हम लोग कहने जा रहे हैं कि ये 10⁵ के ऑर्डर 15 के ऑर्डर का है, या कहें तो अप्रॉक्स में आप मान लो तो 10⁻16 का ऑर्डर का है लगभग। यहां पर भी ये 10⁻12 या 13 के ऑर्डर का है लगभग। तो यहां पर ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू को आप कंपेयर करो ग्रेविटी फोर्स से जो एक्सेलरेशन मिलता है। ग्रेविटी फोर्स से जो एक्सेलरेशन मिलता है वो 9.8 है, तो 9.8 से इसको कंपेयर करो। यहां पर भी 9.8 से, ये जी का वैल्यू तो यही होता है, इससे कंपेयर करो तो देखो 9.8 के रिस्पेक्ट में ये जो वैल्यू है वो कहां जाता है। क्या 9.8 इसके रिस्पेक्ट में कहीं ठहरता है? तो नहीं। इसका क्या मीनिंग है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उस समय आप ग्रेविटी फोर्स को इग्नोर भी कर दोगे तो कोई इफेक्ट नहीं के बराबर इफेक्ट आएगा। देख रहे हो आप क्या वैल्यू है, 10⁻12 और 9.8। क्या इसके रिस्पेक्ट में कोई कंपैरिजन है इसका? नहीं। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर आप ये डेटा नहीं भी लेते हो तो कोई कैलकुलेशन पे नहीं के बराबर इफेक्ट आएगा। तो जब भी हम लोग डील करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का मोशन, तो उस केस में हम लोग ग्रेविटी फोर्स को इग्नोर करके चलते हैं, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स उस केस में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा वो एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, लेस होता है। तो इसलिए हम लोग निग्लेक्ट करके चलते हैं और कैलकुलेशन में हम लोग को हेल्प मिलता है, सुविधा मिलता है। हम लोग दोनों फोर्स को लेके नहीं चलते हैं, सिंपल किसका, इलेक्ट्रिक फोर्स को ही लेकर के चलते हैं। याद करो हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, तो वहां भी प्रूफ किया था कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता था वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत बड़ा होता था। तो यहां पर बस कुछ वही सिचुएशन है। आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि क्यों हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज के मोशन के ड्यूरेशन ग्रेविटी फोर्स को निग्लेक्ट करके चलते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो पोर्शन अभी हम लोगों ने देखा, इस पोर्शन ने हमको क्या बताया कि आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को मूव करवाते हैं तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेशन होता है वो बहुत बड़ा होता है ग्रेविटी फोर्स के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग निग्लेक्ट करके चलते हैं। लेकिन क्या ग्रेविटी फोर्स नहीं होगा? तो होगा, निग्लिजिबल होगा, नहीं के बराबर होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे निग्लेक्ट करके चलते हैं। ओके, तो आई थिंक ये सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके या मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। इन गिवन फिगर बिलो shows track of 3 charged particle in a uniform electrostatic field. Give the sign of 3 charges. Which particle has highest charge to mass ratio? Charge to mass ratio. इसका क्या मीनिंग है कि ये जो गिवन फिगर है, इस फिगर में 3 चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा। ये 3 चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है। तो प्रोजेक्ट करने के बाद ये अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हुआ है। क्यों डिफ्लेक्ट हुआ है? तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में इसको डिस्कस किया था कि जब आप किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर थ्रो करेंगे, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? तो ऐसे होगा, कुछ नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर जैसे ही आप परपेंडिकुलर टू फील्ड प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या होता था, अपने पाथ से वो डेविएट्स करता था और पैराबोलिक पाथ कुछ बनाता था। तो यहां पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है इसका पाथ
देख करके आप बताओ किसका साइन क्या होगा। तो देखो इस चार्ज पार्टिकल का डेविएशन किधर हो रहा है, फील्ड का डायरेक्शन तो ये होगा, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, इसका क्या मीनिंग है, इस पर निगेटिव चार्ज होगा तभी तो ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा, तभी तो इस पे फोर्स फील्ड के अपोजिट लगा है। उसी तरह से ये चार्ज पार्टिकल भी निगेटिव होगा तभी तो इस पे भी फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है, इधर डेविएट्स हुआ है। और थर्ड चार्ज पार्टिकल किधर डेविएट्स हो रहा है, फील्ड के डायरेक्शन में। इसका मीनिंग क्या है कि इस पर फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगा है। तो ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव, ये चार्ज पार्टिकल निगेटिव और ये चार्ज पार्टिकल निगेटिव। आई थिंक ये सबको क्लियर होगा ये पॉइंट। अब यहां पे कहा जा रहा है किसका हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो होगा, इस चार्ज टू मास रेशियो। तो देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ये चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट कर रहा है, आप ऐसे इसको एक्सिस से रिप्रेजेंट करो, ये y और ये x। आपने थ्रो किस डायरेक्शन में किया है, x डायरेक्शन में। डेविएट्स हुआ है ये अपने पाथ से किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, या तो ऊपर की ओर या नीचे की ओर। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जब आप y डायरेक्शन में मोशन इक्वेशन यूज लिखोगे, y बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये किस बेसिस पे, तो याद करो प्रोजेक्टाइल मोशन में जब हम लोग मोशन इक्वेशन लिखते थे तो x डायरेक्शन के लिए अलग लिखते थे, y डायरेक्शन के लिए अलग लिखते थे। तो जब ये चार्ज पार्टिकल y डायरेक्शन में हम लोग देखें, y डायरेक्शन में मोशन इक्वेशन, तो प्रोजेक्ट जब हम लोग किए तो उस समय तो हम लोग स्पीड किस डायरेक्शन में दिए थे, x डायरेक्शन में। इसके अलावा y डायरेक्शन में कोई स्पीड था क्या, नहीं, y डायरेक्शन में तो 0 था। लेकिन जैसे ही ये फील्ड में आया तो इस पे फोर्स इधर लगने लगा। अब इस दोनों पे फोर्स किधर लगा होगा, इस पे इधर लगा होगा, इस पे इधर लगा होगा। उस फोर्स की वजह से उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा, तो y डायरेक्शन में ये चार्ज पार्टिकल हो या ये चार्ज पार्टिकल या ये चार्ज पार्टिकल, सब में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ होगा। क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में, इस पे y डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगा फील्ड के वजह से। तो ये फील्ड के वजह से फोर्स लगा, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो और डिवाइड बाई मास। तो ये फोर्स का वैल्यू क्या होता था, चार्ज पार्टिकल का, चार्ज का मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय, तो यहां पर ये Q बाई एम इंटू ई आ गया। अब देखो हमको कहा जा रहा है कि बताओ किसके लिए ये Q बाई एम का वैल्यू ग्रेटर होगा, हाईएस्ट होगा। तो हम लोग को तो ये जो गिवन फिगर है, इस फिगर में एक ही चीज दिख रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट। इसका क्या मीनिंग है कि जब आपको केवल डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है कि ये कितना ऐसे डेविएट हो गया, यानी y डायरेक्शन में कितना ये डिस्प्लेस्ड हुआ अपने पाथ से। इसका एक्चुअल पाथ तो ये था, इसका एक्चुअल पाथ ये था, यहां से इतना डिविएट्स किया, यहां से इतना डिविएट्स किया, ये देखो यहां से यहां ये इतना डिविएट्स किया। अब इसका एक्चुअल पाथ इधर है तो ये कितना डिविएट्स किया, तो ये इतना डिविएट्स किया। ये डेविएशन हमको, या फिर प्लेट से आप फर्दर बाहर जाओ तो देखो डेविएशन ज्यादा है। तो यहां पर, या प्लेट को आप आगे थोड़ा सा और बढ़ा दो ऐसे, यहां पर भी प्लेट को बढ़ा दो, तो ये डिस्प्लेसमेंट हमको पता है कि किसी का कम है, किसी का ज्यादा है। तो ये डिस्प्लेसमेंट हमको पता है, और डिस्प्लेसमेंट से हमको क्या पता करना है, इसका चार्ज बाई मास रेशियो हमको पता करना है। इसके डिस्प्लेसमेंट से चार्ज बाई मास रेशियो पता करना है। तो इसका चार्ज बाई मास, इसका चार्ज बाई मास, इसका चार्ज बाई मास, किसका चार्ज बाई मास का रेशियो ग्रेटर होगा। तो एक काम करते हैं ना, हम डिस्प्लेसमेंट के साथ इसका रिलेशन ले आते हैं चार्ज बाई मास रेशियो को। तो डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में मोशन इक्वेशन लिखेंगे तो हम लोग को ये होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन याद करो कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जब चार्ज पार्टिकल x डायरेक्शन में y डायरेक्शन ऐसे आप थ्रो करते थे तो u वेलोसिटी से, तो आप क्या करते थे, x डायरेक्शन में अलग ब्रेक कर लेते थे सारे कंपोनेंट को, सॉरी सारे का कंपोनेंट ब्रेक कर लेते थे। यू एक्स यू कॉस थीटा आ जाता था, ए एक्स क्या होता था 0, उसी तरह से यू वाई आप डिसाइड करते थे। अब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एक्स में निकालना है कि वाई में, उसके अकॉर्डिंग आप मोशन इक्वेशन यूज करते थे। तो यहाँ पे इस बार डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में हो रहा है, तो मोशन इक्वेशन वाई डायरेक्शन में। तो स्टार्टिंग में कोई भी चार्ज पार्टिकल है, सबका स्टार्टिंग का स्पीड वाई डायरेक्शन में 0 है, तो ये यू वाई 0 हो जाएगा, इंटू टी 0 हाफ। अब सबको इस y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन सब में क्या प्रोड्यूस होगा, तो उसका चार्ज बाई मास इंटू ई, अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला है, और टी स्क्वायर। तो हम लोगों को क्या फाइनल आ गया, ई टी स्क्वायर अब इंटू क्यू बाई एम। अब देखो किसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, तो सब किसका डिस्प्लेसमेंट,
जिसका चार्ज बाय मास रेशियो। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, चार्ज बाय मास रेशियो, यानी कि जिसका डिस्प्लेसमेंट, जिसका डेविएशन ज्यादा हुआ है उसका चार्ज बाय मास रेशियो ज्यादा होगा। तो यहाँ पर तो कोई, ये बुक जो है, बुक में हम लोग को कोई पर्टिकुलर डेटा नहीं दिया हुआ है कि ये 4 मीटर हुआ है डिस्प्लेसमेंट, या ये 2 मीटर या 3 मीटर, लेकिन एक अंदाज लगा सकते हैं कि 3 का डेविएशन सबसे ज्यादा है। आप डायग्राम देखें बुक का तो आपको लगेगा कि ये जो डेविएशन है थर्ड वाले का सबसे ज्यादा है। तो जिसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा उसका चार्ज बाय मास रेशियो क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा, या कोई कंफ्यूजन होगा तो फिर आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हम लोग का ये एनसीईआरटी का एडिशनल एक्सरसाइज है, उसका ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है कि एक वाइल्ड ड्रॉप है जिसपे 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है और वो स्टेशनरी है अंडर ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2.55 इंटू 10 टू द पावर 14 न्यूटन पर कूलम इन मिलिकन वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। देन डेंसिटी ऑफ the density of oil is given है 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो कहा जा रहा है एस्टिमेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप, और ये कुछ डेटा जी का वैल्यू और ई का वैल्यू गिवन है। ओके, अब इसको हम लोग सिमिलर वे में प्रोसीड करेंगे जैसे पीछे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन इस टाइप का सॉल्व किया है। कह रहा है कि एक वाइल्ड ड्रॉप है जो स्टेशनरी है, वाइल्ड ड्रॉप स्टेशनरी है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अंडर ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसका स्ट्रेंथ दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो। अब यहां पर देखो, सबसे पहले यहां पर एक चीज कहा जा रहा है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा किसी पे तो कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव या पॉजिटिव। तो याद करो निगेटिव चार्ज होता था, जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता था तो निगेटिव चार्ज होता था, तो Ne। तो ये निगेटिव चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये इस ड्रॉप पे इतना चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज है। अब ये हेल्ड है स्टेशनरी। तो याद करो पीछे पोर्शन हम लोगों ने डिस्कस किया था, कोई भी बॉडी है सबसे पहले उस पर तो ग्रेविटी फोर्स लगेगा, रेस्ट में है mg ग्रेविटी फोर्स लगेगा। अब ये ग्रेविटी फोर्स को बैलेंस करो, कोई फोर्स लगाओगे तभी तो वो स्टेशनरी रहेगा, नहीं तो कोई भी बॉडी ग्रेविटी फोर्स की वजह से नीचे गिरना चाहेगा। अब इसको आपको फिक्स रखना है, तो फिक्स रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस ग्रेविटी फोर्स का काउंटर पार्ट कोई फोर्स लाना पड़ेगा। तो ये फोर्स कहां से आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये अप्लाई करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे तो चार्ज कैसा है, ये चार्ज निगेटिव है, तो निगेटिव चार्ज पे हमको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स चाहिए, किसके, फील्ड के। या ऐसे सॉरी इसको ऐसे बोल सकते हैं कि हम लोग को निगेटिव चार्ज पर फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता था। इसका क्या मीनिंग है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होगा और यहाँ पे ऐसे। ये हमको डिसाइड नहीं करना था, जस्ट हमने एक बार जो पीछे पढ़ा था उसको रिपीट कर दिया कि कैसे हम लोग प्रोसीड करते थे या कैसे सब कुछ डिसाइड करते थे। तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, ये पहले ही क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो निगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये हमको क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा है, ये डायरेक्टली गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है 2.55 इंटू 10 टू द पावर 14 न्यूटन पर कूलम, ये गिवन है। तो हमको कहा जा रहा है कि ये जो ड्रॉप है वाइल्ड ड्रॉप, इसका रेडियस निकालो। तो आप याद करो अब कैसे इसको सॉल्व करते थे कि एट इक्विलिब्रियम में ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, जो फील्ड इस पे फोर्स लगा रहा है, वो इसके वेट के बराबर होगा, mg के बराबर होगा। अब ये क्या होता था, q इंटू ई mg। अब q, तो q का वैल्यू तो गिवन है, हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, e का भी वैल्यू गिवन है। अब यहाँ पे ये मास गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो देखो मास को आप क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम। तो मास की जगह क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो यहां पर हम मास की जगह वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख रहे हैं। अब यहां पे QE, अब इस वॉल्यूम को, चलो इसको मिटा लो, इस वॉल्यूम को आप लिख सकते हो 4/3 पाई RQ रो G। अब यही R आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो RQ
हमको कैलकुलेट करना है। ये अब जितना भी डेटा है इस डेटा को इधर ले जाओ, तो देखो यहां पर 3 ऊपर चला जाएगा, 3QE और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 4 पाई रो जी। अब ये सारा डेटा आपको मालूम है, ये 3Q था 12 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 2.55 10 टू द पावर 14 डिवाइडेड बाई 4 3.14। डेंसिटी भी क्वेश्चन में गिवन है यहाँ 1.26 और जी कभी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आप जी कितना लो 9.81। आपने सारा डेटा सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब सारे डेटा सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसको कैलकुलेट करो। ये कैलकुलेट करने के बाद अप्रॉक्स वैल्यू आएगा 0.94 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18। तो आर क्यू इक्वल टू क्या हो गया, ये 0.94 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18। अब आर तो ये क्या हो जाएगा 0.94 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 और 1/3। और फाइनल जब आप इसको सॉल्व करोगे ये 0.94 का पावर 1/3 और इसका भी 1/3 तो 18, तो ये कितना हो जाएगा 6। ये 3 से 6 टाइम्स और 0.94 का आप कैलकुलेट करो तो ये 0.94 का कैलकुलेट करने के बाद 9.8, ये फाइनल वैल्यू हम लिखने जा रहे हैं। आप कैलकुलेट करो 9.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 के अप्रॉक्स में ये आ जाएगा। ये इतना मीटर इसका रेडियस हो जाएगा। यही है फाइनल हमको आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एडिशनल एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर ये 33 है, परहैप्स आप चेक कर लेना 33 है। उसी में कहा जा रहा है कि जो आप क्वेश्चन नंबर 14 देखे थे उसी का ये डायग्राम है। ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आप 14 नंबर जो क्वेश्चन बनाया हो उसका डायग्राम आप यूज करो और ये लेकर के चलो कि एक चार्ज पार्टिकल, ए पार्टिकल ऑफ मास m और इसका चार्ज कितना ले लो -q। ये चार्ज पार्टिकल है जिसका मास आप m लो और चार्ज क्या लो -q। इंटर्स द रीजन बिटवीन द टू चार्ज प्लेट्स। और ये चार्ज प्लेट जो हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन में देखा था कि 2 चार्ज प्लेट था, नीचे वाले प्लेट पे नेगेटिव चार्ज था, ऊपर वाले पे पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे किधर हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे डायरेक्शन हो जाएगा। अब कहा जा रहा है इनिशियली ये चार्ज किसके अलोंग मूव कर रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस। तो आप वहां पर देखो उस डायग्राम में गिवन था ये एक्स एक्सिस लिया हुआ था और ये वाई एक्सिस। द लेंथ ऑफ प्लेट्स, अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया। जब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन बना रहे थे तो वहां पर ये डेटा गिवन नहीं था, लेकिन यहाँ पर ये गिवन है कि ये प्लेट्स का लंबाई, ये जो दोनों प्लेट्स है इसका लेंथ गिवन है L। ये हमने L ले लिया यहाँ पे। फिर कहा जा रहा है कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो कहता है सो द डिफ्लेक्शन ऑफ द पार्टिकल एट द एज ऑफ द प्लेट इज QEL डिवाइडेड बाई 2m dx²। ये डिफ्लेक्शन चला तो था इस डायरेक्शन में और ये एज पे जब ये यहाँ पे ऐसे मुड़ गया तो कह रहा है यहाँ पर आप बताओ इस पाथ से एक्चुअल कितना ये डिफ्लेक्शन हुआ। हो सकता था ये टच करके भी जाता, तो हमको ये नहीं कहा जा रहा है कि ये टच करके निकल रहा है या कैसे निकल रहा है। उस डायग्राम में भी देखोगे तो ये टच नहीं कर रहा है। तो आप क्या करो, डायरेक्टली यहां से ये पाथ इसका ले लो और यहां से जो एक्चुअल डायरेक्शन है, जहां से आप यहां जो थ्रो किए थे एक्चुअल डायरेक्शन, ये एक्स के अलाउंग थ्रो किए थे, तो यहां से ये कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है यही डिफ्लेक्शन निकालने के लिए कहा जा रहा है। और कह रहा है कि इसको आप कंपेयर करो कि किसी जब प्रोजेक्टाइल को आप ग्रेविटेशनल फील्ड में प्रोजेक्ट करते थे वहां से। तो चलिए पहले हम लोग वहीं से रिलेट करते हैं। हम लोग जब स्टार्टिंग किए थे ये पोर्शन पढ़ना तो वहां पर भी हम लोग देखे थे कि प्रोजेक्टाइल मोशन से ही रिलेट करके पढ़े थे। और याद करो कि जब आप किसी हाइट से किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते थे, जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल भी बोलते थे, कोई बॉल को आप जाओ ऐसे फेंक दो, छत पे जाओ छत से कोई बॉल ऐसे फेंको, तो ये छत से आप बॉल फेंकोगे तो ये बॉल कैसे गिरेगा, ऐसे कुछ ये ऐसे डिफ्लेक्ट होगा। ये कुछ हाइट कवर करता था। तो यहां पे मान लीजिए कि हाइट गिवन नहीं है, हमको ये गिवन है कि ये बॉल यहां से
आर डिस्टेंस पे फॉल किया। हमको ये हाइट नहीं गिवन है बिल्डिंग, हमको बिल्डिंग का हाइट निकालना है। ये बिल्डिंग का हाइट क्या है? मान लो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट से आपको ये पता करना है कि इस बिल्डिंग का हाइट क्या है, और आप क्या करते हो, यहां से बॉल को हॉरिजेंटली इस डायरेक्शन में कुछ स्पीड के साथ फेंकते हो, तो ये बॉल जाके यहां पे गिरता है। आपको ये डिस्टेंस इस बिल्डिंग से कितना दूर गिरा वो डिस्टेंस आपको मालूम हो गया, क्या? आर। और आपको ये हाइट निकालना है। ये हाइट यानी वाई डायरेक्शन में ये हाइट, ये डिस्टेंस आपको निकालना है। तो आप कैसे वहां पर डील करते थे, याद करो। इसको हम लोग ऐसे ले लेते थे कि ये एक्स डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन, तो अलोंग एक्स एक्सिस सबसे पहले आप देखो कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना दिया गया है, स्टार्टिंग में स्पीड कितना है, vx के बराबर है। इस डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन होगा बॉडी में? नहीं, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं लगता था, ग्रेविटेशनल फोर्स या कोई फोर्स नहीं लगता था यहाँ पे। याद करो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था केवल वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी फोर्स लगेगा, इसलिए एक्सीलरेशन केवल वर्टिकल डायरेक्शन में होता था। और फिर हमको ये डिस्टेंस कितना कवर किया इस डायरेक्शन में, ये आर कितना दूर जाके गिरा, तो ये आर गिवन है। तो यहां से आप टाइम निकालते थे, कैसे? ये एक्स बाई यू एक्स करके, तो ये आर बाई वी एक्स करके आपको टाइम निकल गया। अब हमको ये हाइट निकालना है, तो आप क्या करते थे, मोशन इक्वेशन वाई डायरेक्शन में लिखते थे, मोशन इक्वेशन अलोंग वाई एक्सिस आप लिखते थे। तो मोशन इक्वेशन वाई डायरेक्शन में तो ये हम लोग इक्वेशन यूज करते थे, हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो यहां पे जब थ्रो कर रहे हैं उस समय वाई के डायरेक्शन में कितना इनिशियल स्पीड है, 0, क्योंकि हम लोगों को तो क्वेश्चन में गिवन होता था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड दिए हो आप, वर्टिकल डायरेक्शन में तो देते नहीं थे। तो ये यू वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। अब रिमेनिंग बचा ये, अब यहाँ पर एक्सेलरेशन, तो वहां पर होता था g, और t का वैल्यू कहां से लाके सब्स्टिट्यूट करते थे, यहां से लाके सब्स्टिट्यूट कर देंगे t का वैल्यू, तो r बाई वी एक्स और इसका होल स्क्वायर। क्लियर? तो यहां पर हम लोग ये ग्रेविटेशन जब ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते थे तो सिचुएशन ऐसा होता था। तो यहां भी तो वही है सेम, कि जब आप प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड vx दे रहे हो, वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसको इनिशियली कोई स्पीड नहीं मिल रहा है। फिर वर्टिकल डायरेक्शन में इस पे एक एक्सेलरेशन होगा, और ये एक्सेलरेशन कितना होगा, ये एक्सेलरेशन कितना होगा, तो ये एक्सेलरेशन होगा आपको ये इस मेथड से निकालना होगा, F बराबर m, और ये F कितना, चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कितना लगेगा, QE बाई m। तो यहां पर भी वर्टिकल डायरेक्शन में केवल एक्सेलरेशन होता था डाउनवर्ड, लेकिन इस बार फोर्स अपवर्ड इस पे लगेगा, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इधर फोर्स लगेगा, तो एक्सेलरेशन इधर है, इसीलिए डिफ्लेक्शन इधर हुआ है। वहां पर डिफ्लेक्शन नीचे होता था क्योंकि ग्रेविटी फोर्स नीचे की ओर लगता था। तो यहां पर भी एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया, L, तो यहां पर भी ये ऐसे गिरा तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना था, R, तो ये L, वहां से R। तो सिमिलर क्वेश्चन है जैसे यहां पे प्रोसीड किए हैं, पहले ये L का यूज करके हम लोग टाइम का वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर Y डायरेक्शन में लिख करके ये निकाल लेंगे। तो यही कोरिलेशन है प्रोजेक्टाइल मोशन से किसका, इस चार्ज पार्टिकल का मोशन प्लेट के अंदर। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये हम लोग को जो भी पीछे अभी डिस्कस किए उससे क्या कंक्लूजन निकला कि ये मोशन सिमिलर है किसके, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन से मिलता जुलता है। तो जैसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन को डील करते थे वैसे ही डील करेंगे। तो यहां पर पहले एक्स डायरेक्शन में पहले हम लोग मोशन किसके, मोशन, या पहले मोशन नहीं हम लोग लिखे, ओके। तो यहां पर ये जो मोशन है, ये मोशन को जब आप कंपेयर किए प्रोजेक्टाइल के मोशन से तो पता चला कि ये मोशन किससे मिलता जुलता है, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल से मिलता जुलता है। तो जैसे वहां पर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में हम लोग डील करते थे, यहां पर भी डील करेंगे। पहले हम लोग क्या लेने जा रहे हैं, अलोंग एक्स एक्सिस। तो अलोंग एक्स एक्सिस जब हम लोग प्रोसीड करेंगे तो ये चार्ज पार्टिकल एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर किया है, L। स्टार्टिंग में स्पीड एक्स के अलोंग स्टार्टिंग का स्पीड कितना है, vx है। अब इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है, तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। और डिस्टेंस कितना कवर किया है, L। तो आपको टाइम निकालना है, तो x बाई यू एक्स, क्योंकि यहां पर तो एक्सेलरेशन है ही नहीं,
इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो मोशन इक्वेशन को यूज नहीं करेंगे। जो आप मोशन इक्वेशन यूज करते थे v बराबर u प्लस at, ये सब कब यूज होता है, या s बराबर ut जब एक्सेलरेशन हो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में ये मोशन इक्वेशन डिफाइन होता है। तो डायरेक्टली हम लोग डिस्टेंस बाय स्पीड कर लेंगे। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इस डायरेक्शन में, l डिस्टेंस कवर किया है। और कितना स्पीड से आप फेंके थे, तो इस डायरेक्शन में स्पीड तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो हर जगह इस डायरेक्शन में स्पीड कांस्टेंट होगा, ये vx। तो ये हमको टाइम निकल गया। अब अलोंग आप y एक्सिस ले लो, तो y एक्सिस के अलोंग स्टार्टिंग में जब आप प्रोजेक्ट किए थे तो क्या कोई स्पीड था, नहीं। अब y के डायरेक्शन में एक्सीलरेशन, तो y डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में तो इस पे फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। तो ये फोर्स बाय मास, तो ये फोर्स कितना लगेगा, तो चार्ज, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में कितना डिफ्लेक्शन, या यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लेगा, तो ये जो हमने टाइम निकालना है L बाई वी एक्स। और हमको क्या निकालना है, ये डिफ्लेक्शन कितना हुआ, ये y का वैल्यू निकालना है। तो आप मोशन इक्वेशन यूज कर लो, u y t हाफ a y t स्क्वायर, y इक्वल टू u y t प्लस हाफ a y t स्क्वायर। अब y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट, सॉरी y का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो u y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 0, तो ये टोटल टर्म 0। अब यहां से a y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, q e बाई m, और t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो L बाई वी एक्स। तो फाइनल y का वैल्यू कितना आ गया, हाफ क्यू ई एल स्क्वायर एम वी एक्स स्क्वायर। तो यही तो कहा जा रहा था कि आप प्रूफ करो कि टोटल डिफ्लेक्शन कितना होगा, क्यू ई एल टू एम वी एक्स स्क्वायर। आई थिंक यहां पे आप एक बार चेक कर लेना, ये क्वेश्चन में एल स्क्वायर होना चाहिए। ये क्वेश्चन आप चेक कर लेना, ये मिसिंग हो गया। यहां पर क्या होगा, 2e एल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, सॉरी क्यू ई एल स्क्वायर 2m वी एक्स स्क्वायर। तो यही हम लोग को ये प्रूव करना। दूसरा पार्ट जो कहा था कि आप कंपेयर करो, तो कंपेयर किसे करो, तो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जब प्रोजेक्टाइल का मोशन होता है तो उसको फर्स्ट में हम लोगों ने कर लिया है कि ये मोशन मिलता जुलता है किससे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल से। ओके, तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एडिशनल का ही, ये 34 नंबर क्वेश्चन है, अब चेक करना उसमें, ये 34 नंबर है। अब ये क्वेश्चन हम लोगों को कहा जा रहा है कि आप जो 33 नंबर क्वेश्चन अभी जस्ट सॉल्व किए हो, उस क्वेश्चन में उस चार्ज की जगह मान लो कि ये चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और उसको इनिशियली कितना वेलोसिटी से एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया है, क्योंकि हम लोगों ने लिया था ये एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। तो इस स्पीड से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, और फिर कहा जा रहा है कि ये जो प्लेट है ये कितना डिस्टेंस पर सेपरेट है, 0.5 मीटर से। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके बीच में, यानी ये जो सेपरेशन है, ये d दिया हुआ है 0.5 मीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो गिवन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 9.1 इंटू 10⁻² न्यूटन पर कूलम। और कितना वेलोसिटी से आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी गिवन है 2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है कि बताइए कि ये जो ये प्लेट था, याद करो इस पे निगेटिव चार्ज था, ऊपर वाले प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज था, तो ये प्लेट को कहीं पर जाके स्ट्राइक कर देगा। पिछला क्वेश्चन में तो हम लोगों ने ये देखा था कि जब ये जस्ट ये इससे निकलेगा, प्लेट से बाहर निकलेगा, तो फाइनली कितना डिफ्लेक्शन हुआ, या जब ये इमर्ज करेगा तो कितना डिफ्लेक्शन होगा। तब ये क्वेश्चन में कि सर आप ये कैसे आप डिसाइड करोगे कि हाँ ये कहाँ पे स्ट्राइक किया। पिछला क्वेश्चन तो हम लोग बनाए थे कि ये बाहर निकल गया, अब ये स्ट्राइक कैसे करेगा। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने जो लास्ट क्वेश्चन में प्रूफ किया है कि ये जो डिफ्लेक्शन होगा वो डिफ्लेक्शन ये इस स्पीड पर डिपेंड कर रहा है। ये डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा या कम, अगर बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा तो ये निकलने से पहले ही स्ट्राइक कर जाएगा। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये स्पीड, इनिशियल स्पीड जिससे आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो हो सकता है कि अगर हम बहुत ज्यादा स्पीड दे दें तो डिफ्लेक्शन बहुत कम होगा, बहुत ज्यादा बहुत स्पीड से फेंके तो कम डिफ्लेक्ट होगा, ये बाहर निकल जाएगा। आप भी रियलाइज करो प्रैक्टिकली, अगर आप बहुत ज्यादा स्पीड से फेंकते हो तो जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको फोर्स लगाए इधर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, सॉरी
इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो फोर्स इस पे किधर लगेगा, ऊपर की ओर। जब तक ये फोर्स लगाए इसको इधर, तब तक ये इतना स्पीड रहेगा कि बाहर निकल जाएगा। तो डिफ्लेक्शन बहुत कम होगा, बहुत तेजी में वो बाहर निकल जाएगा। इसका क्या मीनिंग है कि Vx का वैल्यू बहुत ज्यादा तो y बहुत कम होगा। लेकिन अगर Vx का वैल्यू बहुत कम कर दिए तो डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होगा, बहुत कम, धीरे धीरे जा रहा है। जैसे अब धीरे धीरे ये जा रहा है तो इतना फोर्स लगेगा कि वो बाहर निकलने से पहले ही क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा, क्योंकि फील्ड सफिशियंट अमाउंट में इसको डिफ्लेक्ट कर देगा और पहले ही ये प्लेट से टकरा जाएगा। तो यही क्वेश्चन में डेटा गिवन है कि हम इतना स्पीड से फेंक रहे हैं, तो क्या ये बाहर निकलेगा या टकरा जाएगा कहीं। वही तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बताओ ये कहां पे टकराएगा। इसका क्या मीनिंग है कि आप ये मान लो कि जब ये टकराएगा, तो ये तो पिछला क्वेश्चन का ये डायग्राम था, ये टकराएगा तो हो सकता है ये कहीं पे यहीं पे टकरा गया, हम ऐसा मानने जा रहे हैं। यानी कि यही तो कह रहा है कि बताओ कितना डिस्टेंस पे ये टकराएगा। और जब ये टकराएगा तो इस डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस चलेगा, तो ये टोटल सेपरेशन हम लोग को तो दिया हुआ है डी, तो ये मिडवे में जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में क्या लिया हुआ है चार्ज को, मिडवे। तो ये कितना d/2, तो ये d/2 से डेविएशन हुआ। इस क्वेश्चन में हमको y का वैल्यू गिवन है इस बार और x का वैल्यू निकालना है। तो y का वैल्यू गिवन है तो हम लोग सेपरेटली जैसे पीछे किए हैं वर्क की मोशन इक्वेशन हम लोग x डायरेक्शन में y डायरेक्शन में लिख करके डील किया, वैसे ही करते हैं। इस बार हम लोग को पहले किसमें मोशन इक्वेशन अलोंग y एक्सिस लेते हैं। तो y एक्सिस के डायरेक्शन में स्टार्टिंग में जो आप प्रोजेक्ट किए हैं वो तो 0 है, ए वाई क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में से इलेक्ट्रॉन पे इधर फोर्स लगेगा ऊपर की ओर, कितना फोर्स लगेगा, वही इलेक्ट्रिक फोर्स बाई मास, तो ये क्या हो जाएगा QE, तो E कैपिटल E बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक्सेलरेशन भी हम लोग को मालूम हो गया। अब और कुछ मालूम है डेटा, तो हाँ इस डायरेक्शन में कितना डिफ्लेक्शन हुआ। तो आप यही वाला इक्वेशन यूज कीजिए, u/t हाफ a/t स्क्वायर। इसके जगह इतना लिखने की जगह डायरेक्टली आप टी स्क्वायर जो हम लोग शॉर्ट में फॉर्मूला पढ़े थे, टी स्क्वायर ये हो जाएगा 2y और डिवाइडेड बाई ay, इसको आप यूज कर सकते थे। ये t की जगह डायरेक्टली अगर टी स्क्वायर यूज करेंगे तो ये रूट नहीं होगा, ऐसे रहेगा। अगर आप रूट हटाते हो तो शॉर्ट में फॉर्मूला तो हम लोगों ने पढ़ा था 2h/g होता था वहां पे। तो इस केस में क्या हो जाएगा 2y, इस डायरेक्शन में जो डिफ्लेक्शन हुआ, इस डायरेक्शन में कितना डिफ्लेक्शन हुआ उस वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, तो डायरेक्टली उसको भी यूज कर सकते थे आप। ये d/2, ये 0 हाफ और a का वैल्यू E/m/t स्क्वायर, तो आप इसको इधर ले जाओ, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ये m इधर आ जाएगा तो md और ये दोनों नीचे आ जाएगा और इस रूट स्क्वायर को हटाओगे तो इधर रूट आ जाएगा। हम लोग डेटा बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब हमको अलोंग x एक्सिस बनना है, अलोंग x एक्सिस। तो x डायरेक्शन में स्टार्टिंग में स्पीड हम लोगों ने तो दिया था और ये तो क्वेश्चन में गिवन है, और इस डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, ax का वैल्यू 0 है, तो मोशन इक्वेशन यूज करेंगे नहीं, डायरेक्टली लिखेंगे ax बराबर vx इंटू t। तो vx का वैल्यू तो गिवन है, vx का वैल्यू गिवन है, vx अब ये t, तो t अभी जस्ट हम लोग कैलकुलेट किए हैं, रूट अंडर ये मास d कैपिटल E और E। अब आपको सारा डेटा गिवन है, अब सारा डेटा को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, जितना भी डेटा गिवन है वो सारा को सब्स्टिट्यूट करो। देखो यहाँ से हम लोग एक पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा, पहले आप सब्स्टिट्यूट करो, ये Vx का वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट करो, 2 इंटू 10 टू द पावर 6 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 डी का वैल्यू कितना है, तो डी का वैल्यू 0.5, इलेक्ट्रिक फील्ड 9.1 इंटू 10 टू द पावर 2 और ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब इसी को आप सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्स में ये 0.0
नहीं 1.12 इंटू 10⁻, ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। ये कितना, ये इतना, ये इसका परहैप्स ये सेंटीमीटर में। अगर फाइनल आंसर लाओगे तो उसको आप कैलकुलेट करो, यहां से देखना ये कैंसिल हो जाएगा, फिर इसको आप ऊपर ले जाओ, यहां से आप इसको सॉल्व करो और ये फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 1.12 सेंटीमीटर। इससे पहले आप इसको अगर मीटर, पहले तो आप सॉल्व करोगे तो ये मीटर में आ जाएगा, ये इतना मीटर। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, इतना मीटर आ जाएगा। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 1.12 सेंटीमीटर। तो यही फाइनल आंसर हो जाएगा हम लोग को। ओके।